हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इनके जो रिजल्ट आउटकम कि जो हम एनर्जी के सोर्सेज यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से एनवायरनमेंट में किस तरह की इफेक्ट देखने को मिलेगी, यानी कि वह एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है या फिर कुछ तरह के पॉल्यूटेंट वह क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो पहले तो हमने जो भी सोर्सेज देखे थे अभी तक, कौन से सोर्सेज देख लिए हमने एनर्जी के, तो फॉसिल फ्यूल था। ओके, फिर विंड एनर्जी थी, सोलर एनर्जी थी। ओके, उसके बाद हमने थर्मल पावर प्लांट देख लिया था। ओके, फिर हाइड्रो पावर प्लांट देख लिया था। ठीक है, तो अब इनके थ्रू जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर वहाँ पर जो एनर्जी यूज हो रही है, तो वह उनमें से कुछ एनर्जी जो होगी वह क्या करेगी, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। ओके, तो अब इन्हीं के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि जो जो भी सोर्सेस है वह किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं एनवायरनमेंट को। ओके, तो देखते हैं कि एक्सप्लोटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट इन सम वे और द अदर, यानी कि वह डिफरेंट डिफरेंट वे से उसे डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये वहाँ पर क्या करेंगे, उनकी जो क्वांटिटीज है या फिर जो क्वालिटी यानी किस तरह से जो उनके अंदर पहले से जो कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे कि एयर एयर के अंदर जो पहले से जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनके नंबर में जो क्या करता है, कम या ज़्यादा, यानी कि उनकी वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वह ये फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वह उनकी उसकी मात्रा बढ़ रही है। ओके, क्योंकि इस तरह से वह जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर पेट्रोल और डीजल जब बर्न होता है, कंबस्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर यानी कि व्हीकल के थ्रू, तो वहाँ पर सोडियम यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी वहाँ से गैसेस के फॉर्म में रिलीज होता है, जो फिर क्या करने वाला है, एयर को पॉल्यूट करने वाला है। ठीक है, तो अब इनके वजह से हमें यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पढ़ना है कि द सोर्सेस वी वी वुड चूज डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग द फैक्टर्स। तो अब इनके लिए भी कौन से सोर्सेस, हम सोर्सेस के लिए कुछ ऐसे फैक्टर हमें चूज करने पड़ेंगे। किस तरह के, तो देखते हैं कि ऐसे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फॉर द सोर्स, यानी कि जो भी हम एनर्जी के सोर्सेस यूज कर रहे हैं वह हमें एक इजीली मिलते होने चाहिए। ऐसा नहीं ना हो कि वह हमारे लिए एक डिफिकल्टी हो जाए। ठीक है, तो वह फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद कि वह ज़्यादा कॉस्टली, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, तो वह जो भी एनर्जी के सोर्स है उस वह एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है, ठीक है, कॉस्ट है, वह कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि वह आप दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट तो कर रहे हैं बट उसका जो कॉस्ट हो रहा है वह क्या हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, यानी कि जो भी हम ये एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो भी अप्लायंस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डिवाइस जो भी यूज कर रहे हैं वह कैसे होने चाहिए, एक एफिशिएंसी होने चाहिए, जिसकी वजह से वह क्या हो सके, रेगुलर चल सके और अच्छी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कर सके। जैसे कि सोलर सेल ही है, सोलर यानी कि सोलर सेल जब एक से ज़्यादा हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा, सोलर प्लेट बन जाएगी, सोलर पैनल बन जाएगी। ठीक है, तो वह सोलर पैनल पे
क्या होगा, वो बाहर ही रखते हैं तो इसकी वजह से उसके ऊपर डस्ट वगैरह भी आ जाता है, तो उसकी रेगुलर कुछ दिनों के बाद क्या करना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है हमें। ओके, उसे क्लीन करना रहता है। क्यों? क्योंकि वह और ज़्यादा स्मोक डस्ट वगैरह हो जाएगा वहाँ पर, तो वह अच्छे से सोलर एनर्जी को कैचअप कर सकता नहीं है, तो उसकी वजह से आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो इनके थ्रू, तो इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, वह टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वह एक एफिशिएंसी वाले, कार्यक्षम होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दी सोर्सेज, तो दूसरा क्या हमें ध्यान रखना है या फिर कौन सा फैक्टर दूसरा डिपेंड कर सकता है, तो जो एनवायरमेंटल डैमेज। ओके, तो ऐसे सोर्स से एनवायरमेंटल डैमेज का कारण होना चाहिए नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को हम अच्छे से रखेंगे तो वह हम इस अर्थ के ऊपर टिक सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी हम एनर्जी सोर्सेस यूज करते हैं वह किसी ना किसी, यानी कि वह सोर्स भी हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, या फिर उस एक सोर्स को, एक एनर्जी के सोर्स को दूसरे एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि विंड मिल हो गया, फिर सोलर सेल हो गया। जो विंड मिल की बात करें तो वह विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो सोलर एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, सोलर सेल। तो अब ये कैसे इफेक्ट यानी कि डैमेज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, तो जो उनकी यानी कि ये जो सोलर सेल बनता है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो उनकी बनावट है वहाँ पर ये एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, यानी कि जो सिलिकॉन यूज करके जो बनाया जाता है वहाँ पर कुछ तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट के अपोज में। ठीक है, जिनकी वजह से वह सोलर एनर्जी हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगी, बट उनके जो डिवाइस बनते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वह एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे कि हमने देखे थे फॉसिल फ्यूल, फिर थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, फिर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, तो वह भी देख लेते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है तो उनके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है, वह तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर इसके थ्रू एसिड रेन भी होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में उस एटमॉस्फेयर में एसिडिटी यानी एसिडिक लेयर या फिर एसिडिक क्वांटिटीज उसकी बढ़ जाए, ओके, तो क्या होने लगेगा, फिर वो पूरा एटमॉस्फेयर एक एसिडिक बन जाएगा। ओके, उसकी जो पीएच होती है वह पीएच से फिर वह क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। ओके, अब आप जानते हैं कि जब 0 से 7 यानी कि ये थर्ड चैप्टर में आने ही वाला है, थर्ड या सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें जो भी ये इस तरह के सॉल्यूशन यानी कि एसिड या बेस है तो वह पीएच के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। तो 0 से 7 के बीच की जो पीएच होती है वह एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये पीएच क्या होगी, जैसे आप 7 से 0 तक जाते हैं तो वह उसकी एसिडिक जो कंटेंट है वह बढ़ती जाती है। तो वह क्या होगा उस टाइम, मान लो कि उसकी जो पीएच है वह कम हो जाएगी तो उतना वह एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ नॉर्मल रेन की जो पीएच होती है उससे अब वह पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिड रेन क्रिएट होती है। यानी कि वह एसिड रेन क्रिएट करने वाले जो गैसेज है वह भी कौन से है, तो ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरा थर्ड वह भी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे गैसेस उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, यानी कि पानी के साथ मिलकर वह एसिड रेन बना देगी। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी क्या करता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर की हीट बढ़ा देता है। ठीक है, जिनकी वजह से फिर इस तरह यानी कि जो ग्लेशियर वगैरह है पोल्स के ऊपर, ठीक है, वह सारे क्या होते हैं,
मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी फॉसिल फ्यूल की वजह से किस तरह से डैमेज होगा। इसी तरह थर्मल पावर प्लांट है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन कैसे, तो जो गर्म पानी होता है तो गर्म पानी हम रिलीज कर देंगे तो वह उनके अंदर के जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे भी डैमेज करने वाला है, ओके, क्योंकि वह उतने गर्म पानी में रह सकते नहीं है, ठीक है। उसकी जो वेपर होगी बहुत ही गर्म होगी, हीट होगी, ठीक है। इनकी वजह से वह वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। फिर बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो उनके थ्रू क्या होता है, तो जो एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है वह भी एक पानी के अंदर ऑक्यूपाई हो जाती है, पूरी चली जाती है, ठीक है। तो फिर इसके साथ साथ कुछ लोगों को माइग्रेट भी करना पड़ता है, यानी कि उनकी ज़मीन वगैरह पानी के अंदर आ जाए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक दूसरी जगह पे भी जाना पड़ता है। इसके साथ साथ वहाँ के जो प्लांट वगैरह होते हैं वह पानी के अंदर हो चले जाने की वजह से वहाँ पर उनके थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी कि उन्हें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अब वो उनके अंदर से क्या रिलीज होने लगता है, मीथेन गैस, और वह मीथेन गैस की वजह से वह भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। मीथेन गैस क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, बट मीथेन भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज करता है ग्रीन हाउस को, ठीक है। और दूसरा कि जो सोलर एनर्जी हमने देखे, विंड एनर्जी देखे, तो वह उस तरह की इस तरह से वह एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगा, बट उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहीं ना कहीं से आपको एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, ठीक है। तो अब ऐसा कि जो दूसरे वर्ड में उसे बोले कि जो नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पॉल्यूशन फ्री एंड सम सोर्स आवर आर क्लीन देन दी अदर, यानी कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रीड किया हुआ लिखा हुआ है कि जो हम अब ये एक दूसरे से कैसे पॉल्यूशन फ्री बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह पूरा टोटली पॉल्यूशन फ्री हो, बट एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखना पड़ता है। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल और सीएनजी गैस ले लें, तो फॉसिल फ्यूल के कंपेयर सीएनजी क्या है, क्लीन फ्यूल है, ओके, क्योंकि उसके कंपेयर वह उतनी ज़्यादा स्मोक या फिर बहुत ही कम स्मोक वह रिलीज करता है, जिसकी वजह से वह नेचर को यानी कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ कि जो एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो सोलर सेल में भी पॉल्यूट फ्री, पॉल्यूशन फ्री, सोलर सेल क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेज, बट इनकी जो असेंबली है, उनका जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, जब डिवाइस बनाया जाता है तो वह क्या करती है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो ये बात थी कुछ एनवायरमेंटल रिजल्ट की बात, आउटकम की बात, यानी कि इस तरह के सोर्सेज यूज करते तो उनके ऊपर क्या आउटकम निकल कर आएंगे, यानी कि कंसिक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारे एनर्जी के सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, तो क्या वह हमें लॉन्ग टाइम तक सारे मिलते रहेंगे कि कुछ कुछ ही मिलते रहेंगे। तो अब ये जो है इनकी वजह से इन सोलर एनर्जी के दो टाइप्स पड़े, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकंड है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किससे बोला जाएगा, तो एनर्जी सोर्स दैट कैन बी रीजनरेटेड एंड दैट विल लास्ट फॉर एवर, यानी कि वह हम जो यूज कर रहे हैं एनर्जी सोर्स वह क्या हो सके, रीजनरेट हो सके और लास्ट टाइम तक भी हमें वह मिलते रहे, तो ऐसे सोर्सेज को क्या बोला जाएगा, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओके। तो इसके एग्जांपल के बारे में बताए तो विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है, तो उसमें इसका पूरा ऑपोजिट, यानी कि सोर्स दैट विल गेट डिप्लेटेड सम डेज, यानी कि वह कुछ
टाइम तक ही हमें मिलेगा, बाद में वह क्या होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर व्हीकल वगैरह या फिर जो भी मशीनरीज में हम यूज करते हैं इस तरह से, तो इनकी वजह से क्या होने वाला है, वह खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसे फिर क्या बोला गया है कि बाद में फिर वह हमें मिलेगा नहीं, एक टाइम यूज करने के बाद उस वह फिर से हमें मिलेगा नहीं। ओके, क्योंकि उससे बनने में भी बहुत ही साल लग जाते हैं। ओके, मिलियन ईयर से भी ज्यादा उनका यानी कि बनने की प्रोसेस होती है फॉसिल फ्यूल की। ठीक है, यानी कि इसके एग्जांपल बोले तो कौन आएगी, फॉसिल फ्यूल। ओके, जो कॉल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह बनता है तो वो किन के थ्रू बनता है, तो इस तरह से डेड प्लांट और डेड एनिमल जो बरीड हो जाते हैं ना सॉइल के अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर और इस तरह की प्रेशर मिलने की वजह से वह लॉन्ग टाइम के बाद वह फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे सोर्स ऑफ एनर्जीज के, जो आपको क्वेश्चन या फिर डिफरेंस के फॉर्म में आ सकता है। और ये एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस के आपको फैक्टर भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, तो ये 4 फैक्टर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।